टून टून चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियां पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। कृपया इसे एक कल्पना की तरह देखें। धन्यवाद। रमेश और राधा के सफर का बड़ा और खास कारण था कि उन्हें केशव नगर पहुंचना था। लेकिन अरे, राधा की थकान ने उन्हें थोड़ी देर रोक दिया। उनके पैर दुख रहे थे और राधा थोड़ी चिरी हुई लग रही थी। तभी सोहम, जो बोलने में बहुत हंसमुख था, बोला, मैं तो कनिष्क जंगल से आया हूं। सुनकर सब चौंके। यह जंगल खतरनाक माना जाता है, लेकिन सोहम के लिए तो यह आसान रास्ता था। उसकी बातों में एक अलग ही उत्साह था। हरियापुर गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था, जहां राजा विक्रम अपनी पत्नी और प्यारी प्यारी बेटियों के साथ आने वाले थे। सोहम को उम्मीद थी कि इस मेले में उसे चूड़ियां बेचने का शानदार मौका मिलेगा। सोहम ने जो चूड़ियां भेंट की, वो सिर्फ सुंदरता की नहीं, बल्कि रहस्यमय शक्तियों का भी प्रतीक थीं। सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां जैसे ही लोगों के हाथों में गईं, कहानी में एक नया मोड़ आ गया। राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ को सोहम की चूड़ियों की अद्भुतता का पता चलता है। सुनकर वे बेहद हैरान होते हैं। इससे राजा के परिवार में एक अराजकता और असमंजस की स्थिति बन जाती है। एक दिन अचानक चंद्रलेखा की वह खास चूड़ी उसकी चमक के साथ गायब हो जाती है। यह तो कहानी का एक बड़ा रहस्य बन जाता है। इस घटना से सभी पात्र चिंतित और परेशान हो जाते हैं। राजकुमार संजीव, जो हमेशा साहसी और समझदार था, अपने पिता राजा विक्रम से चूड़ी वाले की पहचान के बारे में पूछता है। वह जानने की कोशिश करता है कि वह चूड़ी वाला आखिर कौन था। राजकुमार ने ठान लिया कि वह अपनी बहन चंद्रलेखा को खोजने के लिए कनिष्क जंगल की ओर जाएगा। उसे उस रहस्यमय चूड़ी वाले का रहस्य जानना जरूरी था। जंगल में चलते चलते राजकुमार एक सागु से मिलता है। सागु ने कहा, सुनो बेटा, करा एक विचित्र चूड़ी है। तुम्हें एक झरने की ओर जाना होगा, जहां तुम्हें अपने सवालों के उत्तर मिलेंगे। राजकुमार की बहन चंद्रलेखा की जान अब संकट में थी, इसलिए उसकी यह यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। साधु द्वारा बताए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राजकुमार एक रहस्यमय झरने के पास पहुंचता है। वहां की जगह बहुत सुहावनी थी और उसे आशा थी कि उसे कुछ खास मिलेगा। वही राजकुमार की मुलाकात एक बूढ़ी औरत और एक युवक से होती है। वे दोनों करे के रहस्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी रचते हैं। राजकुमार की नजरें टेढ़ी हो जाती है और वह ध्यान से सुनता है। लेकिन अरे, राजा विक्रम ने जादुई करा पाने के लिए एक औरत और उसके पति को नुकसान पहुंचाया था। इससे मामला और भी खराब हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। साधु ने राजा विक्रम को उसके कृत्यों की गंभीरता बताई, पर राजा ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी गलती को समझने को तैयार नहीं था। फिर राजकुमार संजीव ने अपने पिता की गलतियों को उजागर किया और हरियापुर गांव के लोगों की मदद की, जो विक्रम के कुकर्मों से बहुत दुखी थे। उसकी बहादुरी ने सबको एक नई आशा दी। नंदू एक ईमानदार और मेहनती लड़का है। जब भी उसे अपने काम का मुआवजा मांगना होता है, वह थोड़ा संकोच करता है। यह उसकी सरलता और मेहनती स्वभाव को दर्शाता है। गगन चाचा नंदू के अच्छे दोस्त हैं। वे हमेशा नंदू की मेहनत को समझते हैं और उसे उचित मजदूरी की बात भी करते हैं। उनकी दोस्ती एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अच्छे दोस्त एक दूसरे का समर्थन करते हैं। नंदू का गगन चाचा के साथ बातचीत करना उनकी आपसी समझ और गहरी दोस्ती को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। इस बीच साधु को यह डर सताने लगा है कि अगर राजा और उनके सैनिक उसकी मूर्तियों को खोज लेते हैं, तो उसकी सच्चाई खुल जाएगी। यह उसकी योजना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। साधु को मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता है। वह जल्दी से काम पूरा करने के लिए किसी गधे या बैलगाड़ी की तलाश कर रहा है। जंगल में यात्रा के दौरान साधु और नंदू को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जंगल में जानवरों और डाकुओं का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए उन्हें बहुत ध्यान से चलना चाहिए। साधु वीरा अपनी मूर्तियों के लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता बताता है। यह सुनकर उसकी परेशानी और बढ़ जाती है और वह नंदू से मदद मांगता है।
साधु भीरा नंदू को मदद के लिए मजबूर करता है और इससे नंदू की सहानुभूति और दया दिखाई देती है। यह रिश्तों की गहराई को दर्शाता है कि कैसे हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। नंदू अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए साधु की मदद करने का निर्णय लेता है। वह अपनी मेहनत के लिए उचित मजदूरी की भी बात करता है ताकि सब कुछ सही सी हो सके। साधु की गुफा में रहने का उद्देश्य उनकी कला को विकसित करने के लिए शांति और एकाग्रता पाना है। वहां वे बिना किसी बाधा के अपने काम में मन लगा सकते हैं। साधु महाराज का अकेले रहना यह दर्शाता है कि कला के लिए एकांत और ध्यान कितना जरूरी होता है। इससे उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है और वे और बेहतर काम कर पाते हैं। नंदू साधु की मूर्तियों की सुंदरता देखकर बहुत प्रभावित होता है और उसकी कला की सराहना करता है। यह साधु के काम के गुणवत्तापूर्ण होने को दर्शाता है। राजकुमारी मूर्ति की आवाज सुनकर नंदू हैरान होता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। यह घटना उसे अपने द्वारा उठाए गए निर्णय पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। राजकुमारी ने नंदू से कहा कि वह उसे उसके पिता बादशाह भानु प्रताप के पास ले जाए। यह बताता है कि राजकुमारी को अपनी पहचान और मुक्ति के लिए मदद की जरूरत है। साधु महाराज बैलगाड़ी लेकर गुफा में आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नंदू और राजकुमारी की मूर्ति वहां नहीं है। यह देखकर वह गुस्से में आ जाते हैं और नंदू का पीछा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं।